नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आज अपन एक नए अध्याय के ऊपर शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण अध्याय, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। बताओ, जिस अध्याय पर अपन चर्चा करने वाले हैं उस अध्याय का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। लोक नाट्य, लोक नृत्य पढ़ लिए, इसके बाद लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। डीपी यादव, नरेंद्र जांगीर जी, प्रदीप कुमावत जी, राम रतन जी, सागर जी, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सबका मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के लोकगीत के अध्याय को शुरू करते हैं। लोक नाट्य और लोक नृत्य पूरे पढ़े, इसके बाद लोक वाद्य, और उसके बाद लोक नाट्य वगैरह से अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच गए हैं, कोई महत्वपूर्ण कलाकार, स्पेशल 5-7 कलाकार जो रह जाते हैं, उनके बारे में स्पेशली चर्चा करेंगे। जैसे गणपत लाल डांगी हो गया, मेवात राजघराने के प्रमुख कलाकार हो गए, बीकानेर के प्रमुख कलाकार हो गए, उन सब के ऊपर अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के लोकगीतों में सबसे पहला बिंदु, लोकगीत किसे कहा जाता है। लोकगीत की परिभाषा क्या होती है, लोकगीत किसे कहा जाता है। लोकगीत की परिभाषा होती है लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत। लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत, जिन गीतों को लोगों ने मान्यता दे दी, यानी वही लोकगीत। लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत जिसमें कोई संदेश, जिसमें कोई संदेश अथवा भाव निहित हो, जिसमें कोई संदेश ओब्लिक भाव निहित हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऐसे ही नहीं किसी भी गीत को लोगों ने मान्यता दे दी, उन गीतों में कोई ना कोई संदेश है। जैसे मैं आपके सामने कहूं, सामने गीत गाने लग जाऊं कि गजबन पानी ने चाली। बताओ, गजबन पानी ने चाली, कृपया अपनी अकड़ को अपनी जेब में रखें। बताओ, ये मैं गीत गाने लग जाऊं, ये लोकगीत है क्या? बताओ, ये लोकगीत है? नहीं। इनमें क्या कोई भाव है क्या? कोई भाव नहीं है। लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत जिसके पीछे कोई ना कोई मान्यता होती है, क्यों गाया जाता, उसमें कोई ना कोई भाव होता। जैसे अगर मैं आपके सामने गीत गा दूं मुम्मल, तो मुम्मल गीत है क्योंकि इसमें महेंद्र और मुम्मल के प्रेम का भाव है। महेंद्र और मुम्मल के प्रेम का भाव है। अगर मैं गीत गा दूं मैं तो मरी होती राज खागियो बेरी बिछुड़ो, तो बताओ बिछुड़ा, ये लोकगीत है। जैसे गोरबंद, मारो गोरबंद छे नखराड़ो, तो गोरबंद, इसमें ऊंट का श्रृंगार किया जा रहा है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, ये आपके जो है जिनमें कोई ना कोई भाव नीत होता है, उनको बताओ अपन क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिन में क्लास नहीं ली थी क्या? आज दिन में क्लास नहीं ली थी, थोड़ा सा जरूरी कार्य होने के कारण और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो दिन की क्लास आज नहीं हुई थी। अभी की ये लाइव क्लास हो रही है, तो ठीक है। लोकगीत, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत। केवल इतनी परिभाषा लिखने से बताओ क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा क्या? नहीं। आपसे परीक्षा में लोकगीतों की व्यापक परिभाषाएं पूछी जाती है किसी विद्वान का नाम देख करके। जैसे परीक्षा में मुझे याद है पटवार में आया था या ग्राम सेवक में प्रश्न आया था। मित्रों, राजस्थान लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, कथन है, इतना लिख के छोड़ दिया। तो 4-5 राजस्थान की लोकगीतों की मानक परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं आपको बताओ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे लोकगीतों के बारे में सबसे पहली परिभाषा एक व्यक्ति देते हैं जिनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। एक व्यक्ति जिनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लोकगीत की एक परिभाषा दी जाती है। वो परिभाषा परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है और आपको याद भी रखना है। सीधा प्रश्न आएगा, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं।
मुंह बोले चित्र होते हैं। और आपसे पूछा जाएगा ये परिभाषा किसने दी, तो आपको ये परिभाषा रटी हुई होनी चाहिए। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, ये परिभाषा देवेंद्र सत्यार्थी की है। तो ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि परीक्षाओं का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कोई सीधा गीत हो सकता है, गीत भी पूछ ले, गीत भी पढ़ेंगे सारे, लेकिन यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के अलावा लोकगीतों को परिभाषित करने वाले एक व्यक्ति महात्मा गांधी। बताओ लोकगीतों के महात्मा गांधी ने लोकगीतों की क्या परिभाषा दी है। गांधी जी ने कहा अगर गीत नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं, हम कोई गीत नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं। जिस दिन राजस्थानी गीतों का प्रचलन समाप्त हो जाएगा उस दिन राजस्थान की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जिस दिन भारत के लोक गीतों का प्रचलन समाप्त हो जाएगा उस दिन भारत के संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो लोक गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, अगर आप इन पहरेदारों को हटा दोगे तो मित्रों संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने लोक गीतों पर ध्यान दीजिए। चाओ माम इंग्लिश वाले गाने छोड़िए और राजस्थानी सॉन्ग राजस्थानी संस्कृति के लिए, अपने अपने राज्य के सॉन्ग, पूरे भारतवर्ष के गीत जिनसे अपनी संस्कृति की पहचान है, उन गीतों को आपको सुनना चाहिए। महात्मा गांधी ने परिभाषा लिखी, लोक गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोक गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के, बताओ क्या है, हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। यानी पहरेदार का अर्थ हो गया रक्षक है। ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या बताओगे? आपके महात्मा गांधी का कथन है लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। मित्रों इनके गांधी जी के अलावा एक व्यक्तित्व और है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोकगीतों की परिभाषा लिखी है और रविंद्रनाथ टैगोर लोकगीतों के बारे में क्या लिखते हैं अपने को पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की कला है। लोकगीत, भाई पहले कह रहा हूं ये परिभाषाएं रटी हुई होनी चाहिए आपकी। लोकगीत हमारी संस्कृति में, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। सुखद संदेश लाने की एक कला है। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। लाने की बताओ एक क्या है? कला। ये परिभाषा किसके द्वारा दी जाती है? ये परिभाषा आपके दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा एक व्यक्तित्व और है जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल अपनी परिभाषा में लिखते हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़ करके आए हैं, या हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। एक ही बात है। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। कंधों पर चढ़कर आई है। ये परिभाषा बताओ किसके द्वारा दी जाती है? ये परिभाषा दी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा हो गई और लोकगीत की परिभाषा हो गई। एक बार यहां तक देख लेना। लोकगीत का अर्थ होता है लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत जिनमें कोई संदेश या कोई भावना छिपी होती है। फिर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्द लिखे हैं लोकगीतों के बारे में। सत्यार्थी जी लिखते हैं हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र। टैगोर साहब लिखते हैं लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की कला। महात्मा गांधी जी लिखते हैं लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक हैं अथवा पहरेदार हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि लोकगीत जो है हमारी संस्कृति, लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़कर आए हैं। एक बार यहां तक फटाफट उतारिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जो हैं अपने लक्ष्य पर
शीघ्रातिशीघ्र पहुँचे। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और मेरे आराध्य देवता से प्रार्थना भी करूंगा कि आप सब जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्य में जल्द ही आपको सफलता मिले। पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। पढ़ाई पर ध्यान रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र अपने घर वालों के, अपने माता पिता के, सबके सपनों को साकार करें। यही शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूं। फटाफट उतारो भाई। लोकगीत व संगीत एक ही है क्या बेटा? लोकगीत उनमें वाद्य यंत्र मिला दे तो संगीत, और साथ में कुछ शैलियां होती है वो सब इसमें आती है। उतारो रे भाई, जल्दी उतारो। गुरु पूर्णिमा क्या होती है? आज आषाढ़ पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा जो है उसको कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म दिवस हुआ और वेद व्यास जी के जन्म दिवस के कारण इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरुओं के गुरु महागुरु वेद व्यास जी। इस कारण गुरु जी और शिष्य का इस दिन एक अनोखा संगम होता है। हर व्यक्ति का जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु भी होना चाहिए। राजस्थानी संस्कृति में आपको पता होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा है तो एक मिनट की बात बता ही देता हूं। गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म दिवस है जिसे अपन व्यास पूर्णिमा, जो गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, इस कारण इस दिन गुरु पूर्णिमा और गुरु के पूजा का महत्व है। गुरु का अर्थ आपके आध्यात्मिक जीवन से भी होता है, शैक्षिक जीवन से तो होता ही होता है। जो शिक्षक आपको शिक्षा देते हैं या हर वो व्यक्ति जिससे आप कोई ना कोई चीज सीखते हैं वो गुरु होता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का एक आध्यात्मिक गुरु भी होना चाहिए। राजस्थानी भजनों में, राजस्थानी संस्कृति में गाया जाता है कि हे गुरु नुगरा दर्शन मत कराइए। नुगरा किसे कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु नहीं, उसे नुगरा कहा जाता है। और राजस्थानी मान्यताओं के अनुसार जो नुगरा होता है उसके दर्शन राजस्थानी संस्कृति में अशुभ माने जाते हैं। तो नुगरारा दर्शन मत कराइए रे गुरु मारा गुरु गोविंद जी। तो गीत गाए जाते हैं। तो हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक गुरु भी होना चाहिए। ये हो गए आपके राजस्थान के लोक गीतों की परिभाषा। अब लोक गीतों की परिभाषा, गीत व लोकगीत एक ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गीत और लोकगीत एक ही है। आओ इधर राजस्थान के लोकगीतों का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। जैसे राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है, वैसे ही राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य गीत है उस गीत का नाम बताओ क्या है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। तो ये गीत है आओ नी, पूरा तो गाया जाता है आओ नी केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, लेकिन आप इतना लिख लीजिए केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये राजस्थान का राज्य गीत है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये है आपका राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र पूछे तो अलगोजा, राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर और गीत कौन सा? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ठीक है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। अगर आपसे पूछे कि ये गीत किस शैली में गाया जाता है तो ये मांड शैली में गाया जाता है। बताओ कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता। मांड शैली में गाया जाता। मांड शैली में गाया जाता का अर्थ क्या होता है? मांड शैली, गायन की भी अलग अलग, ध्रुपद शैली, अपने गाय की शैली, मांड शैली, अलग अलग गीत गाने की शैलियां होती है। मांड शैली का अर्थ आप सरल भाषा में यूं समझ लीजिएगा कि महफिल चल रही है,
कहीं दरबार सजा है और उस दरबार के बीच काफी लोगों के बीच में महफिल में खड़े होकर के जो गीत गाया जाता है, आओ नी केसरिया बालम पधारो मारे देश, तो ये जो महफिल के बीच में गाने की शैली होती है, इसको कहा जाता है मांड शैली। बताओ क्या कहा जाता है? मांड शैली। मित्रों, ये किस प्रकार का गीत है? ये एक विरह गीत है। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, किस प्रकार का गीत है? विरह। गीत कई प्रकार के होते हैं। वह गीत जिसमें रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, श्रृंगारिक गीत होते हैं। वह गीत जो किसी देवी देवता की आराधना में गाए जाते हैं, भक्ति गीत होते हैं। वह गीत जो मृत्यु पर गाए जाते हैं, हरजस कहलाते हैं। वह गीत जो विवाह पर गाए जाते हैं, उन्हें विनायक या वैवाहिक गीत कहा जाता है। वह गीत जो किसी की याद में गाए जाए, वह गीत जो किसी की याद में, पल पल याद सताए तेरी, किसी की स्मृति में, किसी की याद में गाया जाए, उन गीतों को कहा जाता है विरह गीत। यानी केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ये एक विरह गीत है। और अगर आपसे पूछे इस गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया, इस गीत को सर्वाधिक बार, इस गीत को सर्वाधिक बार, इस गीत को सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया। इस गीत को सर्वाधिक बार बताओ किसने गाया? अल्लाह जिलाई बाई ने गाया। अल्लाह जिलाई बाई ने गाया, बाई ने गाया। और ये अल्लाह जिलाबाई जो है, ये बीकानेर राजघराने की मांड गायिका है। बताओ कौन से राजघराने की? बीकानेर राजघराने की मांड गायिका, बीकानेर राजघराने की मांड गायिका, मांड गायिका। अब अल्लाह जिलाबाई के गुरु कौन थे? इनको 1982 में पद्मश्री मिला, इन्हें राजस्थान की कोकिला कहा जाता। वो सारी बातें मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई अलग से पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। अभी इतना ध्यान रखो, इस गीत को सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया, जो बीकानेर राजघराने की क्या थी? मांड गायिका थी, जिन्हें राजस्थान की कोकिला भी कहते हैं। ध्यान रखना, एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट उतारो। हाँ, शिमला पूछ रही है सर, हिंदू धर्म की किस जाति या जनजाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती? इस बारे में तो ऐसी तो कोई जानकारी है नहीं, फिर भी कन्फर्म करके आपको बताएंगे, चिंता मत करो, बताएंगे आपको बिल्कुल चौधरी जी, मेहंदी वाला भी बताएंगे। सर जी, जो ब्याह में गाए जाते हैं वो भी गीत होते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ हाँ, फटाफट उतारो। यहां तक उतार लिया सबने, तो फिर आगे चलते हैं। ये हो गया अपने राजस्थान का राज्य गीत। कौन सा? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, आओ नी मारे देश। अब राज्य की बात हुई है तो साथ के साथ राष्ट्र की बात भी कर लेते हैं। देखो, भारत का एक तो है राष्ट्र गीत, बताओ, भारत का एक तो है राष्ट्र गीत और एक है राष्ट्रगान। राष्ट्र गीत और एक बताओ क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको राष्ट्र गीत पूरा आता है और राष्ट्र गीत के साथ साथ राष्ट्रगान पूरा आता है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जानते हो ना, अपन पहले स्कूल में बोलते थे समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, तो वो प्रतिज्ञा सबको किस किस को पूरी आती है। और ये दोनों गीत, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरे गीत आते हैं? अगर वंदे मातरम बुलाया जाए तो पूरा बोल दे। ध्यान रखना, मैं सबके नाम देख रहा हूं और बुलवाऊंगा, अगर कोई झूठा कमेंट कर दिया तो देख लेना। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरा राष्ट्र गीत आता है? भाई, अपना राष्ट्र गीत कौन सा है? अपना राष्ट्र गीत है वंदे मातरम। बताओ, अपना राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम।
वंदे मातरम। और राष्ट्रगान कौन सा है? जने गने मने अधिनायक के जय हो, जने मन गणे अधिनायक के जय हो। बताओ कौन सा है राष्ट्रगीत? राष्ट्र मुझे आता है, सपना राठौड़ कह रही है मुझे आता, पूरा मुझे भी आता। हाँ, टेक्निकल टीम सबके कमेंट पर ध्यान रखना, कौन कौन झूठा कमेंट कर रहा है देखते हैं। हाँ, सबको आता, सबको आता जी सर, आता, पूरा आना चाहिए, शुरुआत वाली ऐसा नहीं सुजलाम सुपलाम एक लाइन बोल दी वर्ष पूरा हो गया। आता है, आता, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आने ही चाहिए, आने ही चाहिए, क्योंकि ये गीत तो अपने के राष्ट्र के गीत है। किसके गीत है? राष्ट्र के गीत है। सर मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता? कौन सा नशा करता है? वो तो पूरा आता लेकिन ये नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाते हैं राष्ट्रगीत में अगले बिंदु के ऊपर। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रगीत के रचयिता आप बता ही देंगे, और इधर राष्ट्रगान के रचयिता कौन है ये भी आप बता ही देंगे। राष्ट्रगीत के रचयिता और राष्ट्रगान के रचयिता फटाफट से बताना है। मुझे भी आता है, बहुत बढ़िया, सबको आता। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा आज। प्रतिज्ञा नहीं आती, गान आता है, बहुत बढ़िया। सर जी हमें पूरा आता, स्कूल में बोला था, स्कूल में सबने बोला था, लेकिन अब आप जो है स्कूल में नहीं, अब आप कंपटीशन में है, कंपटीशन में है, कोई बात नहीं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रचयिता भाई मुझे तो नहीं पता, आप ही बताओगे। नेक्स्ट, इसे गाने में कितना समय लगता है? गाने में लगा कुल समय, गाने में लगा कुल समय, गाने में, या पहले तो इसको लिख लेते हैं इधर। ये गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ये गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और इधर वाला ये जो गीत है देखते हैं, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। वाह भाई वाह, बड़े होशियार बच्चे हो भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल। इधर ये जो गीत है, ये गीत गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है, ये गीत गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है, गीतांजलि उपन्यास से, गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है, गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट, इधर भाई रचयिता है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इधर रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। बताओ रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो इस राष्ट्रगान जन गणे मन, जन गणे मन जो है, इसको सबसे पहले कहां पर गाया गया था? इसे सर्वप्रथम 1911, इसे सर्वप्रथम 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और नेक्स्ट, इधर 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता, दोनों गाए कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गए थे, लेकिन तिथियां अलग अलग है। राष्ट्रगीत गाया गया 1896 में और गान गाया गया आपके 1911 में, अधिवेशन में गाया गया। इसे गाने में समय लगता है, बताओ राष्ट्रगान तो आपको सबको पता है, गाने में 52 सेकेंड का समय लगता, गाने में 52 सेकेंड का, बताओ क्या लगता है? 52 सेकेंड का समय लगता। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता? राष्ट्रगीत को गाने में, वंदे मातरम, इसको गाने में कितना समय लगता है? फटाफट से बताओ। हाँ, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में भाई, एक 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में है और दूसरा आपके हैं 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, और उसके बाद आपका ये वाला जो समय है, इसमें ये लगता है 65 सेकेंड का समय, 65 सेकेंड का समय। इस राष्ट्रगान के लिए जो समय निर्धारित है वो है 65 सेकेंड। बताओ कितना है? 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। ये है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। फटाफट उतारो,
जन गण मन, भाई देखो राष्ट्रगान, जन गण मन, जन गण मन, फटाफट उतारो, उसके बाद आगे चलते। उतारो भाई। हाँ, 1 मिनट 5 सेकंड, 48 से 52 सेकंड के बीच गाया जाता, बिल्कुल अधिकतम सीमा है 52 सेकंड। फटाफट उतार लो। सर, राष्ट्रगान को अपनाया कब गया था? दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को, इनको राष्ट्र वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत में रूप में अपनाया, और इसे भी 24 जनवरी को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। सर पूरा लिख करके बताओ, पूरा लिख करके बताओ, पूरा ही तो लिखा हुआ है। ओके सर, कल जो है आपके टेस्ट में कौन सा टॉपिक आएगा? तो टेस्ट में राजस्थान के इतिहास में, आमेर राज्य के इतिहास में जहां तक अपन पहुंच गए थे सवाई जयसिंह तक, वहां तक आएगा। और कल्चर में 1 प्रश्न आएगा नृत्य का, बाकी 8 प्रश्न आएंगे आपके लोक नाट्य के। बताओ किसके आएंगे? लोक नाट्य के। ठीक है, यहां तक लिख लिए। तो ये हो गए अपने राजस्थान का राज्य गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और लोक गीतों की परिभाषा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलना चाहिए। लोक गीतों की परिभाषा 4 विद्वानों के अनुसार हमने देखा। इसके बाद राष्ट्रीय राज्य गीत पढ़ा, राज्य गीत के अलावा अपन ने पढ़ा राष्ट्रीय गीत। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख गीत, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। अब राजस्थान के प्रमुख जब लोकगीत पढ़ते हैं भाई, तो इन गीतों को कई भागों में बांट सकते हो आप। राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों में जैसे जन्म के गीत अलग होते हैं, मृत्यु के गीत अलग होते हैं, विवाह के गीत अलग होते हैं, आपके श्रृंगार के गीत अलग होते हैं, विरह गीत अलग होता है। बताओ कौन सा गीत है? विरह गीत अलग होता है, लावणी गीत अलग होता है, पाला गीत अलग होता है। तो ये अलग अलग गीत होते हैं। आपसे लोक गीतों में से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? 15-16 गीत तो ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जो प्रसिद्ध क्षेत्रों के हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा मुम्मल गीत किस क्षेत्र में गाया जाता, गोरबंद किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बाकी गीतों में जब भी प्रश्न आएगा, निश्चित है अगर वाद्य यंत्र का प्रश्न आया तो गीत का नहीं आएगा, गीत का आया तो वाद्य यंत्र का नहीं आएगा, और दोनों का आ गया तो नाट्य का नहीं आएगा। किसका नहीं आएगा? नाट्य। ये चारों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है। यहां से 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी लोक गीत का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको सीधा वो प्रश्न में लिख करके देगा, दूल्हे द्वारा विवाह के अवसर पर तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता, या वो पूछेगा कुकड़लू गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, या वो पूछेगा मुम्मल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार कौन है, या पूछेगा उपरोक्त में से कौन सा विरह गीत है, या वो पूछेगा महिलाओं द्वारा बान भरते समय या बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता। इसका अर्थ आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा गीत कब गाया जाता और किस अवसर पर कौन सा गीत। दोनों तरीके से प्रश्न, गीत का नाम देख करके अवसर पूछ सकता है कि फला गीत किस अवसर पर गाया जाता, और अवसर देख करके पूछ सकता है कि इस अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता, इस अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता। तो आपको राजस्थान के गीतों का अवसर और गीतों के नाम याद होने जरूरी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भाई, मांगलिक कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले गीत पढ़ते हैं मुम्मल। बताओ गीत का नाम क्या है? मुम्मल। मित्रों, मुम्मल गीत जो है महत्वपूर्ण गीत है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, अगर गीत से प्रश्न पूछा गया तो मुम्मल से इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि मुम्मल गीत के कलाकार जो हैं
जिनका नाम है दापू खां भाडली। ये दापू खां भाडली प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, 2021 में क्या हो गया था, निधन हो गया। तो करंट के हिसाब से मुम्मल गीत से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मुम्मल गीत के बारे में पूरी जानकारी अपने को होनी चाहिए। मुम्मल ये जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पहला बिंदु तो बताओ कहां का प्रसिद्ध है, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, हमें इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे मुम्मल कौन है। मित्रों मुम्मल है लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी, या ये एक प्रेम गीत एवं श्रृंगारिक गीत है, प्रेम गीत एवं श्रृंगारिक गीत है। बताओ कैसा गीत है, श्रृंगारिक गीत। मुम्मल गीत जो है मुम्मल के प्रेम का वर्णन करता है। मुम्मल के किसका वर्णन करता है, प्रेम का। मुम्मल का प्रेम किसके साथ था, मुम्मल का प्रेम था मित्रों अमरकोट। देखो होता क्या है, मुम्मल जो है ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। मुम्मल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी। इनका प्रेम था अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार। मुम्मल का प्रेम था अमरकोट के, अमरकोट कहां पर है, अमरकोट है पाकिस्तान में, अमरकोट है पाकिस्तान में। और यहां के राजकुमार का नाम था मित्रों महेंद्र। बताओ यहां के राजकुमार का नाम क्या था, महेंद्र। यानी इस पूरे गीत में महेंद्र और मुम्मल की प्रेम कथा गाई जाती है। महेंद्र और मुम्मल की क्या गाई जाती है, प्रेम कथा। अब क्या होता है, कहते हैं कि एक बार क्या है प्रेम कथा में, फटाफट 2 मिनट में बता रहा हूं, पूरी विस्तार से आपको कई बार बताई जा चुकी है ये कथा, तो केवल शॉर्ट में समझ लेना। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। महेंद्र के बहनोई का नाम था हमीर जडेजा, जो गुजरात के शासक थे। हमीर जडेजा और महेंद्र एक बार आखेट खेलने के लिए निकलते हैं, शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, और कहते हैं कि कोई एक शिकार था उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं महेंद्र और मुम्मल। कुछ खरगोश बताते हैं, कुछ हिरण, जो भी एक शिकार था। महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों उससे शिकार का पीछा करते करते मित्रों जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं अमरकोट से, और अमरकोट से जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं और वो शिकार भी उनके हाथ से निकल जाता है। दोनों हमीर जडेजा और महेंद्र थक करके, जैसलमेर में उस समय नदी बहती थी जिस नदी का नाम था काक नदी। कौन सी नदी, काक नदी, काकने नदी, मसूरदी नदी, आप कुछ भी कह दो एक ही नाम है। काक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और काक नदी के किनारे हाथ मुंह धो करके देखते हैं, इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाते हैं। दोनों थके हुए थे, दोनों ने सोचा कोई भोजन का क्या हो जाए, इनाम भोजन का इंतजाम हो जाए। तो इन्होंने नजरें दौड़ाई तो नदी के उस पार एक सुंदर महल बना हुआ था जिसे मेड़ी कहा जाता, मुम्मल मेड़ी। मुम्मल के महल को कहा जाता है मुम्मल मेड़ी। ये दोनों के दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंच करके वहां के द्वारपालों से बातचीत करके महल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो अंदर जाते हैं, उनकी अच्छी, क्योंकि राज परिवार है, राजकुमारी का निवास स्थल है, तो मेहमान का स्वागत, ये तो हमारे राजपुताना की परंपरा रही है। मेहमान का स्वागत हमेशा हम अच्छे तरीके से करते हैं, तो मेहमानों का स्वागत किया गया, भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद वो दोनों वहां से वापस रवाना होते हैं, हमीर जडेजा और महेंद्र। उस समय वहां पर कुछ कहते हैं कि महिलाएं आती है, कुछ लोग आते हैं और उनको कहते हैं कि मुम्मल आपसे मुलाकात करना चाहती है। मित्रों मुम्मल मुलाकात करना चाहती है, आपको मुम्मल के कक्ष तक जाना पड़ेगा। मित्रों मुम्मल के कक्ष तक जाना पड़ेगा तो पहले कहा गया कि हमीर जडेजा, महेंद्र ने कहा कि हमीर आप पहले मुलाकात करके आइए, तो हमीर ने कहा कि अपन दोनों साथ ही चल लेते हैं। तो वहां के लोगों ने बताया कि नहीं, आपको 1 by 1 मुलाकात करनी है, 1 by 1 मुलाकातें करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमीर जडेजा मुम्मल के कक्ष की तरफ बढ़ता है। तो मित्रों मुम्मल के कक्ष के रास्ते में कहते हैं कि मोम के अजगर, शेर वगैरह ऐसे बनाए गए थे मोम से, अगर दूर से उनको देखे तो लगे कि ये शेर तो अपने ऊपर आक्रमण करने वाला है। हमीर जडेजा जैसे ही मुम्मल के कक्ष की तरफ बढ़ रहा था, जैसे ही बढ़ रहा था तो रास्ते में गया तो आगे उसको मोम का शेर दिखा, अजगर दिखा, और वो वास्तविकता में लग रहा था कि ये तो शेर ही है।
हमीर जडेजा पीछे हट जाते हैं और डर करके नीचे आ जाते हैं। महेंद्र से पूछते हैं कि महेंद्र ने पूछा क्या वह हमीर बातचीत हुई? हमीर ने कहा कि आप ही जाइए, आप ही जाइए। मित्रों, महेंद्र निडर था, लंबा चौड़ा कद काटी का एक युवक था, निडर युवक था, हाथ में तलवार थी। और महेंद्र मुम्मल के कक्ष की तरफ बढ़ता है। बढ़ेगा तो रास्ते में वही जो मोम का शेर है, अजगर है, वो मिलेंगे। महेंद्र आगे बढ़ा। जैसे ही महेंद्र की नजर उस शेर पर पड़ी, महेंद्र तलवार से वार करता और शेर को डिवाइडेड इन 2 पार्ट, शेर को काट करके टुकड़े कर देता। कोई वास्तविक शेर तो था नहीं, मोम का शेर था। महेंद्र समझ जाता ये तो आने वाले लोगों को डराने के लिए कोई डेकोरम कर रखा, डेमो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डेमो दे रहे हैं। तो मित्रों, महेंद्र आगे बढ़ जाता है, मुम्मल के कक्ष तक जाता है। मुम्मल और महेंद्र के बीच बातचीत होती है और ऐसा कहते हैं कि उसी दौरान मुम्मल महेंद्र से प्रेम करने लग जाती है। बातचीत होकर के महेंद्र वापस रवाना होने लग जाता है तो मुम्मल महेंद्र से वादा करती है कि आप जो है मुझसे हमेशा मुलाकात करने आओगे। अब इसमें बीच में और भी कई बातें आती है, वो प्रसंग में नहीं लेकर के सीधा यहां पर ले रहा हूं। महेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उसके बाद मुम्मल जो है, मुम्मल ने महेंद्र से कहा तो महेंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं रोजाना मिलने के लिए आऊंगा। महेंद्र वहां से चला जाते हैं और महेंद्र वादा करके आए हैं तो वादा तो महेंद्र तोड़ने वाले नहीं है। महेंद्र वादा तो तोड़ने वाले है ही नहीं। महेंद्र वापस आ जाते हैं। अब महेंद्र अमरकोट आते हैं तो महेंद्र को चिंता हो जाती है कि मैंने मुम्मल से प्रोमिस तो कर दिया, मैंने मुम्मल से क्या कर दिया? प्रोमिस तो कर दिया। अब रोजाना कैसे मुलाकात करने जाऊंगा? अमरकोट और जैसलमेर की दूरी भी काफी है। महेंद्र बड़ा चिंतित होता है। महेंद्र अपने राज्य के एक रायका के पास जाता है। रायका यानी ऊंट पालक के पास जाता है और ऊंट पालक को कहता है कि आपके पास कोई एक ऐसा ऊंट हो जो मुझे शाम के समय में यहां से रवाना हूं तो अपने लोदरवा पहुंचा दे और सुबह तक मुझे वापस अमरकोट पहुंचा दे। कोई ऐसा सुपरफास्ट स्पीड वाला ऊंट है क्या? तो उनको एक रायका द्वारा ऊंट दिया जाता। उस ऊंट का नाम है चित्तल। महेंद्र इस चित्तल के ऊपर सवार होकर के रोजाना मुम्मल से मुलाकात करने जाता। शाम को जाता, सुबह वापस लौट करके आ जाता। रोजाना काकने नदी के किनारे मुलाकात होती। मित्रों, एक दिन ऐसा कहते हैं कि चित्तल ऊंट बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। चित्तल ऊंट बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब महेंद्र की चिंता बढ़ गई। बोला इतना तेज दौड़ने वाला ऊंट अब कौन सा होगा जो मुझे रोजाना शाम को लोदरवा ले जाएगा और सुबह तक अमरकोट ले जाएगा? क्योंकि घर पर भी तो जिम्मेदारी है, घर वालों को भी तो जवाब देना पड़ेगा कि रात भर कहां थे। तो सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग वापस अमरकोट भी पहुंचना पड़ता था। मित्रों, उसके बाद ऐसा कहते हैं कि महेंद्र एक सांड को लेकर गए थे, आंगी नामक सांड को, और आंगी सांड पर सवार होकर के महेंद्र अमरकोट से लोदरवा मुम्मल से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन ये आंगी रास्ता भटका देती है। मुम्मल महेंद्र का इंतजार कर रही है क्योंकि चित्तल ऊंट तो नियत समय पे छोड़ देता था, 12-1 बजे छोड़ देता था, लेकिन ये आंगी रास्ता भटका देती है। रात के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, लेकिन आंगी जो ऊंटनी है वो अभी तक महेंद्र को नहीं पहुंचा पा रही है। कहां पर? लोदरवा। उधर मुम्मल ने सोचा आज क्या बात हो गई, महेंद्र आया नहीं। 2 बजे तक इंतजार किया, 3 बजे तक किया, 4 बजे तक किया, लेकिन मित्रों इंतजार की भी हद होती है। इंतजार की भी क्या होती है? हद। मुम्मल ऐसा कहते हैं कि वहां से इस नदी के किनारे से उठ करके अपने महल की तरफ बढ़ जाती है। बड़ी उदास होती है मुम्मल, और मुम्मल जाकर के अपनी बहन, मुम्मल की बहन का नाम था सुम्मल। बताओ मुम्मल की बहन का नाम क्या था? सुम्मल। मुम्मल अपनी बहन सुम्मल के पास में ही जाकर के सो जाती है और सुम्मल के पास में जाकर के सो जाती है। जैसे तैसे करके महेंद्र 5-6 बजे सुबह पहुंचता है। 5-6 बजे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो मुम्मल है ही नहीं। महेंद्र थोड़ा सा आगे बढ़ता और आगे जाकर देखता है तो महेंद्र बड़ा घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि सुम्मल जो थी, मुम्मल की बहन, सुम्मल पुरुषों जैसे कपड़े पहनती थी और सुम्मल के पास में जो है, सुम्मल पुरुषों जैसे कपड़े पहनती थी। सुम्मल और मुम्मल वहां पर साथ में सो रहे थे। इस दृश्य को देख करके मित्रों महेंद्र वहां से बिना मुलाकात किए वापस लौट आता है और उसके बाद मुम्मल कई दिनों तक प्रतीक्षा करती है। फिर मुम्मल जब महेंद्र मिलने के लिए नहीं आता तो मुम्मल खुद कहते हैं कि वहां पर जाती है। वहां पर जाकर के मुम्मल लोदरवा में उनसे मुलाकात करती है। वहां पर महेंद्र भी मुम्मल की कई तरह की परीक्षा लेते हैं। सारी परीक्षाओं में मुम्मल पास होती है और अंत में महेंद्र मुम्मल का मिलन होता है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, मित्रों ध्यान रखना,
इस घटनाक्रम में महेंद्र और मुम्मल की जो प्रेम कथा है, इस प्रेम कथा वाला जो गीत है उस गीत का नाम है मुम्मल गीत। ये मुम्मल गीत बड़ा लोकप्रिय गीत है और मुम्मल गीत राजस्थान में किस क्षेत्र का है? जैसलमेर। ये मैंने कुछ प्रसंगों को काट करके आपको कथा सुनाई है, पूरी कथा कभी विस्तार से ऑफलाइन में या और कभी सुनाएंगे। ये संक्षिप्त में मैंने आपको कथा सुना दी है। अब आपको यहां पर बस 4 बातें याद रखनी है। एक तो महेंद्र के ऊंट का नाम याद रखना है, एक तो महेंद्र के ऊंट का नाम याद रखना है, और महेंद्र के ऊंट का नाम बताओ क्या था? चित्तल था। और ये कथा तो आप सबको आसानी से समझ में आई गई होगी। बताओ, कथा तो आप सबको क्लियर हो ही जाती है। बिल्कुल गुरुजी, गीत गाकर सुना दो। गीत कभी और गाएंगे, अभी लाइव में सही नहीं रहेगा गीत, और कभी गाएंगे। अभी केवल और केवल सर जडेजा तो बाल से मार दे, जडेजा वो नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है भाई बॉल से मारने वाला, ये जडेजा हमीर जडेजा है। बताओ क्या है? हमीर जडेजा। ठीक है, ठीक है। यहां तक महेंद्र के ऊंट का नाम था चित्तल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बिंदु यहां पर लिखना, महेंद्र व मुम्मल की प्रेम कथा। महेंद्र व मुम्मल की प्रेम कथा, महेंद्र व मुम्मल की प्रेम कथा बताओ किसने लिखी थी? प्रेम कथा लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने। महेंद्र व मुम्मल की प्रेम कथा लिखी मीनाक्षी स्वामी ने। मीनाक्षी स्वामी ने लिखी, मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। इनकी दोनों की प्रेम कथा जो लिखी थी वो मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मुम्मल पुस्तक की रचना किसने की? मुम्मल पुस्तक की रचना, मुम्मल पुस्तक की रचना, तो मुम्मल पुस्तक की रचना की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। दोनों में फर्क है भाई। एक तो प्रेम कथा है जो तो लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने, और पूछ ले मुम्मल पुस्तक की रचना, मुम्मल पुस्तक की रचना लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, जिन्हें अपन रानी जी भी कहते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो रानी जी के नाम से विख्यात है, उनके द्वारा ये मुम्मल पुस्तक की रचना की गई थी। अलग से ध्यान रख लेना इस बिंदु का। महेंद्र मुम्मल की प्रेम कथा मीनाक्षी सुपारी नहीं, सुपारी भी आती मीनाक्षी, मीनाक्षी स्वामी ने, और मुम्मल पुस्तक लक्ष्मी कुमारी ने। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट उतार लो भाई। पटवार का टेस्ट कल है भाई, पटवार का टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है कल, जिसका मंडे को वीडियो सॉल्यूशन होगा यूट्यूब पर, जिसकी पहले ही जानकारी आपको दे दी गई है। सर लव स्टोरी बहुत जल्दी याद हो जाती है। हाँ वो तो होगी आपको, वो तो होगी, बाकी चीजें भी तो याद करनी है। ओके ओके, डन डना डन डन, यहां तक लिख लिया सबने। तो ये था भाई आपका कौन सा गीत? मुम्मल गीत। तो मुम्मल गीत जो है, गीत और गान में क्या अंतर है बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, नोट लगा के एक लाइन लिख लो पहले। मुम्मल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार, मुम्मल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार, प्रसिद्ध गायक कलाकार, मुम्मल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार दापू खां भाडली, दापू खां भाडली, दापू खां भाडली का वर्ष 2021, अब महीना कौन सा था वो तो मुझे कंफर्म याद नहीं रहा, वर्ष 2021 में निधन, वर्ष 2021 में बताओ क्या हो गया है? निधन हो गया है। फटाफट उतार लो, उसके बाद आगे चलते हैं। रोहित पूछ रहा सबसे पहले कई बार बता दिया बेटा गौरी भाई। नीलकंठ महादेव मंदिर कहां है? अलवर में है बेटा। और भी नीलकंठ महादेव मंदिर कई है, लेकिन प्रमुख अलवर में है।
तमन्ना चौधरी अलवर में है। हाँ नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई और कहानी सुनाओ। अरे वाह, तुम तो कहानियां सुनने के लिए आते हो क्या? पढ़ाई करनी है, कहानियां खूब सुनाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो। जब तुम सिलेक्शन ले लोगे ना तो तुम्हारे लिए पूरा कहानियों का सम्मेलन कर दूंगा। लोग तो कवि सम्मेलन करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कहानियों का सम्मेलन कर दूंगा, चिंता मत करो। ओके ओके, लिख लिया। मार्च मंथ में बता रहे हैं कुछ लोग कमेंट करके कि गुरुजी मार्च में हुआ था। भाई हुआ था तो देख लेना, मुझे इसका महीना कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके बता देंगे आपको। और महीना कौन सा अभी दिमाग में नहीं आ रहा। वर्ष 2021 में लगभग मार्च के आसपास ही था। तो ये था भाई आपका प्रमुख रूप से, बताओ कौन सा गीत है? ढोला मारू गीत। बताओ कौन सा गीत है? सॉरी, मुम्मल गीत। मुम्मल गीत के पश्चात अगला जो गीत अपन पढ़ने वाले हैं वो है आपका ढोला मारू गीत। बताओ ढोला मारू गीत। और ढोला मारू गीत जो है मित्रों, ये आपके सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत राजस्थान में बताओ किस स्थान का प्रसिद्ध है? सिरोही का। ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध। और सिरोही का प्रसिद्ध है तो क्यों है और कौन है ढोला मारू गीत? ढोला मारू रचना किसने की? ढोला मारू ग्रंथ किसने लिखा? इधर साइड में लिख देता हूं पहले तो। ढोला मारू ग्रंथ की रचना, ढोला मारू ग्रंथ की रचना किसने की थी? ढोला मारू ग्रंथ की रचना की थी कवि कलोल ने। ढोला मारू ग्रंथ की रचना बताओ किसने की थी? कवि कलोल ने रचना की थी मित्रों, कवि कलोल के द्वारा। कवि कलोल के द्वारा ढोला मारू ग्रंथ की रचना की गई थी। अब आते हैं ढोला मारू है कौन और ढोला मारू गीत कैसे गाया जाता। देखना, ढोला नरवर एमपी का जागीरदार है। ढोला ये है आपके नरवर, और नरवर कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। नरवर एमपी का है। और मारू, जिसे मारूनी भी कहते हैं, मारू जो अपने हैं ये पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ बताओ कहां पर है? बीकानेर। पुंगलगढ़ बीकानेर। पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी है मारू। पुंगलगढ़ बीकानेर की रहने वाली है। दोस्तों ऐसा कहते हैं, आप सब जानते हो राजस्थानी संस्कृति के बारे में, माना कि पानी की कमी है राजस्थानी माटी में, इसीलिए तो मुगलों का खून पिया था हल्दी घाटी में। यानी राजस्थान में माना कि पानी की कमी है और कभी कभार अकाल भी गिर जाता है। और प्राचीन समय में तो और भी हालात खराब थे, अब तो संसाधन बढ़ गए तो लोग जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं। प्राचीन समय में जब राजस्थान में अकाल गिरता था, प्राचीन समय में जब राजस्थान में अकाल गिरता था तो अकाल गिरता तो लोग कहां जाते? कहते हैं ना भाई, अब गे तो की नहीं हुई हो, मालवा जानो पड़ी, कटिन जानो पड़ी मालवा। मालवा जाना पड़ता था। मालवा का अर्थ है मध्य प्रदेश के आसपास का वह क्षेत्र जो नदियों से घिरा हुआ है, जहां पर पानी पानी है, हमेशा हरियाली रहती है। तो राजस्थान के लोग मरुस्थल के रोग, अपने पश्चिमी राजस्थान तो खास तौर से था, बाकी में तो और भी पानी की कोई कमी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के लोग अपने पशुओं को बचाने के लिए, पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए जैसे तैसे करके यहां से मालवा चले जाते। अब मालवा चले जा गए तो कहते हैं कि पुंगलगढ़ में जो मारू के पिता थे वो मालवा गए और मालवा में वहां पर अपना जैसे तैसे करके गुजारा करने लगे, पशुओं को चराने लगे, पशुओं का देखभाल करने लगे। तो वहां पर इनके साथ में मारू भी थी और मारू उस समय 1-1.5 साल उम्र थी मात्र। लेकिन वहां पर रहते हुए, मालवा में रहते हुए मारू का विवाह कर दिया जाता है ढोला के साथ। मारू का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? ढोला के साथ। उस समय ढोला की आयु, सेकेंड ग्रेड के पेपर में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी? ढोला की आयु 3 साल की थी। ढोला की आयु बताओ कितने साल की थी? 3 साल की थी। तो ढोला की आयु 3 साल की, मारू की आयु लगभग 1-1.5 साल के आसपास, दोनों का विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद में उस समय मुकलावा बाद में होता था, गोना बाद में होता था। जब लड़की वयस्क हो जाती तब मुकलावा होता था। विवाह हो गया। पीछे से खबर आई मारवाड़ से कि मारवाड़ में बरसात हो गई। मारवाड़ में बरसात हो गई तो मारू के घर वाले वापस राजस्थान आ गए, बीकानेर आ गए और यहां रहने लगे।
कालांतर में कहते हैं कि मारू के पिता का देहांत हो जाता है। अब मारू को विवाह के बारे में तो जानकारी है, लेकिन ढोला को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ढोला किसी एक और युवती से प्रेम करने लग जाता है। मारू ढोला तक के संदेश पहुंचाना चाहती है, लेकिन मित्रों ऐसा कहते हैं कि जो नई रानी आई थी वो मारूनी के संदेश को ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती। बताओ, ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती। द्वारपालों को उसने, दूसरी रानी ने कह रखा था कि अगर मारू का कोई संदेश आए तो उसको जैसे तैसे करके फाड़कर फेंक देना, ढोला के पास में कोई संदेश नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सिरोही क्षेत्र के कुछ संगीत जीवी प्रेमी थे ढाडी जाति के, वो लोग जब मारूनी से मिलते हैं, एक बार बीकानेर आते हैं, तब मारू अपनी व्यथा उनको बताती है कि मेरा विवाह वहां पर हो चुका था और मेरा संदेश वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तब कहते हैं कि सिरोही क्षेत्र के ढाडी जाति के लोग गायन के माध्यम से, यानी वहां पर नरवर जाते हैं और अपने गीतों के माध्यम से वहां पर दरबार में जाकर के ढोला तक संदेश पहुंचाते हैं और उसके बाद ढोला और मारू का मिलन होता है। इसलिए ढोला तो नरवर का है और मारू कहां की है, बीकानेर की। फिर भी गीत सिरोही का क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सिरोही क्षेत्र के लोगों ने ढोला के पास में क्या पहुंचाया था, संदेश पहुंचाया था, उसके बाद ढोला और मारू का मिलन हुआ था। तो ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ था, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर मित्रों ध्यान रखना, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? ढोला मारू गीत है। तो यहां पर लिख सकते हो केवल और केवल ढोला के आगे लिखना, ढोला की विवाह के समय आयु 3 वर्ष। विवाह के समय आयु बताओ कितने वर्ष थी? विवाह के समय आयु 3 वर्ष। विवाह के समय आयु थी मात्र 3 वर्ष। और यह गीत गाया जाता है ढोला मारू गीत। कौन से क्षेत्र में? सिरोही क्षेत्र में ढोला और मारू हो गया। मित्रों यहां पर ध्यान रखना, ढोला मारू के विवाह के प्रतीक के रूप में, ढोला मारू के विवाह के प्रतीक के रूप में, विवाह के प्रतीक के रूप में, विवाह के प्रतीक के रूप में बागेरा गांव अजमेर में, बागेरा गांव अजमेर में, बागेरा गांव अजमेर में तोरण द्वार बना हुआ है। बताओ क्या बना हुआ है? तोरण द्वार बना हुआ है, यानी तोरण का एक द्वार बना हुआ है बागेरा गांव अजमेर में। कहां पर बना हुआ है? बागेरा गांव अजमेर में। तो ये था भाई आपका ढोला मारू गीत। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ढोला आमेर का संस्थापक, अरे वो ढोला अलग है भाई, वो दुल्ले रहा, ये ढोला कहां से आ गया? फटाफट उतार लो रे। हाँ, रॉयल बना कह रहे हैं कहानियों से पेपर फाइट नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहानियां सुनाता नहीं हूं आपको, पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं। लेकिन ये तो अध्याय ऐसा है भाई, इसलिए अध्याय में तो सुनाना पड़ेगा। सर आरएस की टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी? राम प्रकाश अमरावत, जब होगी आपको सूचित किया जाएगा भाई। टेस्ट सीरीज के बारे में मॉडल पेपर तो है ही अपने ऐप में, मॉडल पेपर आप ले सकते हैं। जितेंद्र यादव का कमेंट था कुछ से, ठीक है देखते हैं। उतार लिया, आगे चलते हैं। तनु जी कह रहे हैं सर आपने 7 वर्ष नहीं है तनु जी, अगर कहीं पर आपको 7 वर्ष बता दी गई तो उसको आप करेक्शन कर लेना, 3 वर्ष होगा। वो कितना वर्ष होगा? 3 वर्ष होगा। तो तनु जी आप करेक्शन कर लेना। तोरण द्वार समझ में नहीं आया? गुरुजी तोरण द्वार करते एक दरवाजा बना हुआ है तोरण की तरह, वो तोरण द्वार ढोला और मारू के विवाह के प्रतीक के रूप में ही है। ढोला मारू, ये गीत था आपका ढोला मारू। अब ढोला मारू के पश्चात आगे 1-2 छोटे छोटे गीत और है जिनको मैं लिखवा देता हूं, फिर आगे की तरफ चलता हूं। अगला गीत है मित्रों बिछुड़ा। बताओ अगला गीत कौन सा है? बिछुड़ा गीत।
और बिछुड़ा गीत बताओ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का। बिछुड़ा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हाड़ौती। कब गाया जाता है? अवसर पूछेगा आपसे, ऐसा तो क्या कहा नहीं जाएगा जहां पर आपका सेंटर होगा, खड़ा हो भाई बिछुड़ा गा के सुना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं, आपसे पूछेगा किस अवसर पर गाया जाता। बिछुड़ा गीत गाया जाता है ऑप्शन ए महिला द्वारा पति के विरह में, ऑप्शन बी महिला को जहरीले जानवर द्वारा दंश होने के पश्चात अपने प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देने हेतु, ऑप्शन सी महिला द्वारा अपने रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए, ऑप्शन डी महिला द्वारा अपने प्रियतम से अपने प्रियतम को घर बुलावा देने हेतु। बताओ कब गाया जाता है? फटाफट से बताओ। बिछुड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र का। मैं तो मरी होती राज खाग्यो बेरी बिछुड़ो, सुना होगा आपने, मैं तो मरी होती राज खाग्यो बेरी बिछुड़ो। हाँ, तो कब है? बी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब किसी हाड़ौती क्षेत्र में महिला को बिच्छू डंक मार जाता, तब वो अपने प्रियतम को दूसरा विवाह करना, बोला प्रियतम मैं तो मर रही हूं, मुझे तो बिच्छू ने डंक काट दिया है, आप दूसरा विवाह कर लेना। यानी यहां पर लिख सकते हो बिच्छू द्वारा काटे जाने के पश्चात, बिच्छू द्वारा काटे जाने के पश्चात, काटे जाने के पश्चात प्रियतम को, प्रियतम का अर्थ है पतिदेव, प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देने हेतु, दूसरे विवाह का संदेश देने हेतु, संदेश देने हेतु गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला जो गीत है वो आपका है बिछुड़ा, जो किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। बिल्कुल सब सही बता रहे हैं, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हैं। नेक्स्ट, बिछुड़ा के पश्चात अगला जो गीत है वो गीत है मित्रों रसिया गीत। और रसिया गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो आप बताएंगे मेवात क्षेत्र, और मूलतः भरतपुर और अलवर क्षेत्र। भरतपुर और अलवर क्षेत्र में ये जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं पहले लिखवा रहा हूं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण गीत है उनको मैं पहले लिखवा रहा हूं। रसिया गीत, हो बालम रसिया, हाँ भगवान रसिया। तो रसिया में अलग अलग बोल होते हैं, समय के अनुसार रसिया बदलता रहता है। तो रसिया गीत कब गाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? रसिया। ये गगनदीप सिंह कौन है सर? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी, सुपरवाइजर में भी है क्या कोर्स? अरे भाई गगनदीप, एग्रीकल्चर की एग्जाम डेट आ गई, अभी तक आपको पता नहीं कि अपने पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है, कैसे एग्जाम में आप आगे बढ़ पाओगे? तो पाठ्यक्रम लेके बैठो। मैंने कहा ये क्लास सारी प्रतियोगी परीक्षा, आरएस, एसआई, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, रीट, पटवार, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी, बीएसटीसी, पशुधन सहायक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट ग्रुप डी, पीटीटी, बीएड, सब जितनी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए उपयोगी है। तो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं यहां पर पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूं। आपके पाठ्यक्रम है या नहीं, आपको पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, है, ओके पढ़ो। तो ये हो गया रसिया गीत। यहां पर लिखना है भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। बताओ कौन सा गीत है? रसिया गीत। फटाफट छापो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट छापो। सर रसिया गीत गा के सुनाओ ना। रसिया गीत कैसे गाते हैं? होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, इस प्रकार के कुछ है गीतों के बोल है। जितेंद्र जी, हाँ अब आया आपका कमेंट। अभी तक बेटा कंफ्यूज दूर नहीं हुआ जितेंद्र जी, ठीक है आपको बता दिया जाएगा।
टेक्निकल टीम जितेंद्र जी के कमेंट को नोट कर लें। ठीक है जितेंद्र जी यादव, आप निश्चिंत रहें, बता दिया 2-3 बार तो मैंने पहले। ओके, तो ये थे भाई अपने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत। अगली क्लास में अपन विवाह, जन्म, मृत्यु, इन सब के गीत पढ़ करके उससे अगली क्लास में लोकगीतों का विधि विधान से क्या कर देंगे समापन। तो आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई सारी की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर मिलते हैं लोकगीतों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को उज्जवल भविष्य व उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, सादर वंदे, राम राम।